हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड पार्ट, कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद हम थर्ड पार्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज रिक्वेस्ट है, फर्स्ट वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, देन ओनली सी दिस वीडियो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे लिख के रखा है वो है at 100 degree Celsius the gaseous reaction A gives 2B plus C is found to be first order। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, दिस इज द gaseous reaction A gives B 2B plus C starting with pure A। if we start with pure A मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ A ही था। if at the end of 10 minutes the total pressure of the system is 176, the total pressure at the end of 10 minutes कितना है? 176। so if I start like this, A gives 2B plus C, right? A gives 2B plus C। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0, ठीक है ना, स्टार्टिंग में टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। इसका इनिशियल प्रेशर को हम लोग ले लेते हैं PI, तो डेफिनेटली इनका प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, करेक्ट। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, जब वी टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, तो यहाँ पे इसका प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PI माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2x। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रेशर? टोटल का मतलब होता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। सो P total will be equal to PI minus x plus 2x plus x, right? Now what is the P total given? The total pressure at the end of 10 minutes is 176। Now 176 will be equal to PI, ये x और ये x cancel, plus what? 2x। So this is my equation number 1। Read the next part। At the end of the reaction, now definitely बच्चों end of the reaction मतलब अभी reaction तो first order खत्म होगी नहीं, तो हम लोग assume करते हैं 99.9% completion, but हम लोग उसको infinity लिखेंगे। At the end of the reaction, it is 270 mm। Now tell me, at the end of the reaction, say for example, this is going to be PI minus Y, ठीक है, this is going to be 2Y and this will be Y। Now students, at the end of the reaction बोला है मतलब वो टाइम में reactant तो होगा ही नहीं, तो अगर reactant नहीं होगा तो definitely PI minus Y will be equal to 0। क्यों? क्योंकि reactant तो होगा ही नहीं, and उन्होंने बोला है the total pressure is 270। now the pressure will be only because of 2B and C, so इसका मतलब 2Y plus Y will be equal to 270, so Y will be equal to 270 divided by 3, that is 90। y का वैल्यू कितना है? 90। अगर y का वैल्यू 90 है तो पुट इट इन दिस फॉर्मूला, PI is equals to y, so therefore PI is equals to कितना? 90 हो गया कि नहीं हो गया? उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा देखो जरा। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, द पार्शियल प्रेशर ऑफ A at the end of 10 minutes, at the end of 10 minutes, 10 minutes के एंड पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या था? इट वाज PI minus x। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? PI minus x का वैल्यू निकालना है। उसमें से हम PI का वैल्यू तो निकाल चुके, अभी सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from 1 we can say 176 is equals to PI plus what? 2x, correct? So if I put the value of PI, it will be 176 equal to 90 plus 2x। 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, so it will be 86। तो x का वैल्यू हो जाएगा 43। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 43 आ गया। तो अगर x का वैल्यू आ गया 43, PI का वैल्यू दिया है हमको 90, तो हम PI minus x निकाल सकते हैं। so the partial pressure at the end of dash minutes 10 minutes is going to be what students? It will be PI minus x which is equals to PI का वैल्यू हमको पता है 90 minus 43 which will be equal to 47 mm of Hg। ये जेई का ही क्वेश्चन है, तो 47 आपको देखना पड़ेगा। देखो 43 भी दिया है, रियल आंसर कौन सा है? 47 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकेंड, a first order reaction has K equal to 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, K का यूनिट से भी हम लोग पता लगा सकते थे
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम of this reaction take to reduce to 3 ग्राम। 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 34.07 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 100 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 68.02 सेकेंड्स एंड ऑप्शन डी 24.07 सेकेंड। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, जरा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम पूछा है। सो टाइम विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के log टू द बेस 10 a0 बाय 80, यही फॉर्मूला यूज करना है। इनिशियली कितना अमाउंट था 5 ग्राम्स और बाद में कितना हो गया 3 ग्राम। सर ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप डायरेक्ट ग्राम्स कैसे ले सकते हो, क्योंकि ग्राम रेशियो है, आप कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लो या फिर ग्राम्स का रेशियो लो, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। रेशियो में तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम। सो 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लॉग 5/3, बराबर है। लॉग कितना बच्चों, 5/3। सो टेल मी, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, +2। सो दिस विल बी 230.3 डिवाइड बाय 1.5 और यहाँ पे आएगा log 5 माइनस log 3, करेक्ट। log 5 सबको पता होगा 0.7 होता है, log 5 कितना होता है 0.7 और log 3 कितना होता है 0.48। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 2 0.5 2 0.22। सो 230 इंटू 0.22 डिवाइड बाय कितना, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। सो 2 ऊपर गया, सो दिस विल बी 230 इंटू 2 ऊपर गया तो 0.44 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना 3। अभी अगर हम डिवाइड करें 3 1 जा 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, कितना बचा 2 बचा 20 हो गया। सो 6 जा 18 हो गया, ठीक है ना। और अगर बचेगा 2 तो बार बार वापस 6 आएगा, तो 76.66 इंटू 0.44, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है ना। 0.45 को हम लोग क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.45 को 5 ले सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 76 का आधा कितना हो जाएगा 34 के रेंज में आंसर आएगा, दैट वुड बी ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हर साल मैं ऑफलाइन लेक्चर में भी सिखाता ही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चंस और है मेरे पास जो अच्छे वाले, वो भी हम डिस्कस करते हैं। Okay students, so let's move to the third question. तो 3 क्वेश्चन और हैं। Third question says, for a chemical reaction A gives B, the rate of reaction is increases by a factor of 1.837 times when concentration of A is increased by 1.5 times. The order with respect to A, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, order with respect to A is, what will be the order of the reaction with respect to A? Is it 1, 1.5, 2, or it is -1? You can attempt this question, try कर सकते हो आप लोग। नंबर 2, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। For a chemical reaction A gives B, rate of reaction
rate of reaction is increases by a factor of 2.82 when concentration of A is increased by 2 times. The order with respect to A is 1, 1.5, 2 and -1. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया होगा. चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन A gives B, the rate of the reaction increases by a factor of 1.837. ये तो कुछ ऑड ही नंबर हो गया. तो कैन वी से दैट रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू K A रेज टू N होगा. यस और नो? रेट इज इक्वल्स टू K A रेज टू क्या हो गया? N. नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय, रेट कितने से बढ़ रहा है? 1.837 टाइम्स. When the concentration is increased 1.5 times, तो concentration को कितने टाइम बढ़ाया? 1.5 टाइम्स बढ़ाया. बराबर है. अभी उन्होंने बोला है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब हमको किसका वैल्यू निकालना है? N का वैल्यू निकालना है. नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. अगर 1.5 रेज टू N है और इसका आंसर 1.837 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली ये जो पावर N है वो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा. सर ऐसा कैसे? समझा नहीं. अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट इज 1.5 रेज टू 1? इट इज 1.5. व्हाट इज 1.5 रेज टू 2? इट इज 2.25. यस और नो? तो डेफिनेटली इफ आई से कि मेरे इस पावर का आंसर कितना आ रहा है? 1.837 आ रहा है. इसका मतलब डेफिनेटली ये जो 1.837 है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. तो दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली n का वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए. तो n का वैल्यू 1 और 2 के बीच में कौन सा वाला है? 1.5. ठीक है ना. स्टूडेंट्स ढूंढते रहते ये किसका पावर है, ये वो, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको. क्यूब रूट है, उसका स्क्वायर रूट है, वो सब लेने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ दिमाग लगाना था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए. ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरीके से ट्राई करिए. फिर मैं लास्ट क्वेश्चन भी लिखता हूँ आज के लेक्चर का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी पार्ट. ठीक है, आप इसी तरीके से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एट 500 केल्विन. ठीक है, चलिए. सो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो तो सबसे पहले उन्होंने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन तो सेम ही है, रिएक्शन सेम ही है, तो द रेट लॉ विल रिमेन द सेम. रेट इज इक्वल्स टू K A रेज टू व्हाट? N आएगा. करेक्ट. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.82. द 2.82 इज इक्वल टू व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू क्या? N. बराबर है ना. 2 रेज टू 1 कितना होता था? डेफिनेटली 2 रेज टू 1 होता तो 2 आता था आंसर. ठीक है, 2 रेज टू 2 होता तो 4 आता था आंसर. अभी ये जो 2.82 है वो इन दोनों के बीच में है. ठीक है, और पावर जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा. तो 1 और 2 के बीच में एक की पावर है कौन सा? 1.5. अभी कभी कभी इसमें अगर इन केस थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. क्या है, इसको हम लोग
2 into 1.41 लिख सकते हैं. Yes, so k into 2 raised to क्या लिखेंगे n. 1.41 is nothing but root 2 होता है बच्चों, है ना. So 2 into root 2 equal to k into 2 raised to क्या n. तो अगर हम बात करें इसका पावर 1 और रूट का मतलब हाफ होता है. सो a is what 2 raised to क्या 3/2 is equals to k 2 raised to n. So where the value of n will be what 3/2. 3/2 is nothing but 1.5. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ये वाला बेस्ट मेथड है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. दिस इज फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन. चलो अटेम्प्ट करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. At 500 Kelvin, the T half of a gaseous reaction at initial pressure of initial pressure कितना था? Initial pressure and T half बराबर है. इनिशियल प्रेशर कितना है? 80 किलो पास्कल है. 80 किलो पास्कल जब इनिशियल प्रेशर था तब हाफ लाइफ कितना था? 350 सेकेंड्स था. When the pressure is 40 किलो पास्कल, जब प्रेशर को क्या किया गया? कम किया गया. The T half is 175 seconds. बराबर है. आपको नहीं लगता बच्चों जब प्रेशर ज्यादा था तो हाफ लाइफ भी ज्यादा था, जब प्रेशर कम किया तो हाफ लाइफ भी क्या हो गया? कम हो गया. तो कहने से प्रेशर is directly proportional to T half. बराबर है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T half. तो इसका मतलब T half का एक ही फॉर्मूला हो सकता है A0/2K वाला, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वही कंसेप्ट आएगा. तो इसका मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन. इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है ना. प्रेशर को चेंज करने से अगर हाफ लाइफ में चेंज नहीं आता, दोनों जगह पे 350 होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता. ठीक है. अगर ऐसा होता तो 80 के लिए 350 और 40 के लिए समझो 500 होता, 500 सेकेंड. तो डेफिनेटली प्रेशर को कम करने से हाफ लाइफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर होता? सेकेंड ऑर्डर होता. बट यहाँ पे pressure and half life they are directly proportional, so therefore the answer would be zero order reaction. तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, थोड़े अलग टाइप के थे, इसलिए मैंने आपको लेक्चर में सॉल्व कराया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सिनॉप्सिस पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन. आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सिनॉप्सिस पार्ट कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सबको पता है, मैंने थ्योरी में सिखाया था. एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. राइट. एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है. सो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज डैश रिएक्शंस. दे आर आल्सो नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन, they occurs only in one step. दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो इसमें रेट लॉ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो. रेट लॉ कैन बी डायरेक्टली प्रेडिक्टेड. इसमें आप रेट लॉ को डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है ना. से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल देयर इज अ रिएक्शन A gives B plus C. सपोज क्वेश्चन में बोला है इट इज डैश रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है. तो आप इसका रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हो. तो इसका रेट लॉ हो जाएगा बच्चों, रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू, जो पावर यहाँ पे है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा डायरेक्टली. सो इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है, यू कैन डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स taking part in the reaction. The number of reactant molecules taking part in the reaction. दूसरी बात ये, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस. Defined only for what kind of reaction? Elementary reaction. अगर आपका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते. अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको? यूनिमॉलिक्यूलर. विच मॉलिक्यूलर?
यूनिमोलिकुलर। अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, और अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं टर मॉलिक्यूलर। ट्राई भी बोलते हैं बहुत सारे बुक्स में, बट एक्चुअल वर्ड इज टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, कैन नेवर बी अ, क्या वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। तो याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन और जीरो। किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता। थर्मोडायनामिक्स में आपने देखा होगा यहाँ पे 3/2 1/2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक मोल के लिए निकालना होता है, इस वजह से हम लोग डिवाइड करते हैं। वरना आपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। सो दिस इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस। इफ यू मूव टू very very important, complex reactions are those reactions which occurs in more than one steps. ठीक है, so reactions which occurs in more than one step, एक से ज्यादा स्टेप में होने वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली है। अभी एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे तो उसमें कोई फास्ट स्टेप भी होगा और कोई क्या होगा, स्लो स्टेप भी होगा, है ना। तो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, करेक्ट, 3O2 reversibly gives 2O3, 2O3 reversibly gives 3O2, बराबर। ओजोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। ना इस रिएक्शन का अगर अपन मैकेनिज्म देखें तो देखने में तो लगता है ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में हो रही है, बट इट इज अ डैश रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सर कैसे पता चलेगा, मैकेनिज्म में देख के हमको पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप में जो ओजोन है इट डिकम्पोजेस टू O2 प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, और सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कंबाइन होता है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ O3 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ O2। इस रिएक्शन में समझो मैं बोल दूं ये फास्ट है और ये क्या है, स्लो है। ठीक है, ये फास्ट है और एक क्या है, स्लो है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताएं, एक्चुअल में ये स्लो है और ये फास्ट है। ठीक है, नाउ ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। सो हियर नेसेंट ऑक्सीजन is known as reaction intermediate. Reaction intermediate. So reaction intermediate is the one which is formed in one step. शॉर्ट में अगर बोले तो हम क्या बोलेंगे, formed in one step and consumed in another step. जो एक स्टेप में फॉर्म होगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अगर कोई चीज हाईली अनस्टेबल होगी तो मोस्ट रिएक्टिव होगा। सो इट इज हाईली अनस्टेबल एंड इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो स्लो स्टेप है, ठीक है ना, इसी से रिएक्शन का क्या डिसाइड होगा, रेट डिसाइड होगा। सो स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं RDS। What is this RDS stands for? It is rate determining step. Now what is the meaning of rate determining step, students? It is the slowest step of the mechanism. ठीक है ना, so rate determining step is the slowest step of the reaction. अभी ये हर एक रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो हर एक स्टेप रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, एलिमेंट्री होगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल क्यों दिया, उसका रीजन है ये वाला, ध्यान देना, जो कि मैं बोर्ड्स में नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वो बोर्ड्स में हमारे काम के ही नहीं है। अगर हम बात करें इन रेट लॉ जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं ऐसा वाला, इसमें कौन कौन अलाउड है इन रेट लॉ, रिएक्टेंट्स आर अलाउड, कॉमा, प्रोडक्ट अलाउड है, प्रोडक्ट्स, कॉमा, कैटलिस्ट तक अलाउड है, कैटलिस्ट आर अलाउड।
क्यों? क्योंकि इन सबका कॉन्सेंट्रेशन अपन मेजर कर सकते हैं। बट रूल रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट reaction intermediate are not allowed, किसको अलाउड नहीं है? रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलाउड नहीं है। सर ऐसा क्यों, उन्होंने क्या गुनाह किया है? इसका रीजन है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। इफ दे आर हाईली अनस्टेबल दे आर मोस्ट डैश रिएक्टिव, और अगर वो हाईली रिएक्टिव है मतलब बहुत ही क्विकली रिएक्ट करेगा तो देयर कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड। आप उनके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को मेजर ही नहीं कर सकते तो आप सम्स कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे? तो याद रखना रेट लॉ में क्या नहीं आना चाहिए? कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आएगा तो चलेगा। सर अगर समझो इन केस रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया तो ठीक है ना, जैसे ये स्लो स्टेप है ना, इसके स्लो स्टेप में तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, ये देखो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको याद रखना है इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट appears, if it appears in RDS, then it is removed or it is substituted by applying law of mass action. Now what is this? ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी ये क्या है बता देना। अभी अगर मुझे बता इस इक्वेशन के लिए एग्जांपल, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फास्ट के ऊपर कि स्लो के ऊपर? डेफिनेटली डिपेंड ऑन स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप के हिसाब से लिखने जाओ तो रेट विल बी इक्वल टू के O3 भी आएगा और नेसेंट ऑक्सीजन भी आएगा। सो O3 रेज़ टू 1, नेसेंट ऑक्सीजन रेज़ टू 1। बट हमारे लिए यहाँ पर रेड सिग्नल किसका आ रहा है बच्चों? रेड सिग्नल है फॉर दिस वन बिकॉज दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हम क्या करेंगे फिर? इसको कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट करना है। इट इज रिमूव्ड बाय अप्लाइंग व्हाट? लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी कैसे क्या करना है जरा देखते हैं। आप क्या करिए फिर, वो इक्वेशन को छोड़ दीजिए, फिर उसके प्रीवियस इक्वेशन जो फास्ट इक्वेशन है उसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करिए। सो लॉ ऑफ डैश एक्शन मास एक्शन इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो आप बताओ क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, के को हम लोग के डैश ले लेते हैं क्योंकि हमने के तो यूज किया है। इट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज concentration of product upon concentration of reactant. For that it has to be a reversible reaction. तो ये फर्स्ट वाला रिवर्सिबल है। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? O2, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन डिवाइड बाय क्या? O3. So it is concentration of product upon concentration of reactant. Now can you say यहाँ से मुझे नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू मिल जाएगा। So what will be नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों? It will be K dash into O3 divided by O2. K dash into O3 divided by O2. तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये वाला वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो मुझे तो मेरा रेट लॉ क्या हो जाएगा? Therefore रेट विल बी इक्वल टू, बोलो, K into O3 मल्टीप्लाइड बाय O की जगह पे क्या लिखेंगे? K dash O3 डिवाइड बाय क्या? O2, है ना। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग फाइनलाइज करें, K is a constant, K dash is also constant, तो constant into constant, a new constant will be formed which will be equal to K double dash ले लेते हैं, O3 into O3, O3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, and O2 raised to कितना हो जाएगा? -1. So can you see student one thing from very important from this data, that the rate of the reaction is directly proportional to positive power of reactant. ठीक है, अगर आप समझ सको तो बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान देना जरा। The rate of the reaction is directly proportional to positive power of the reactant and the rate of the reaction is directly proportional to negative power of the product. Product है, देखो O2 क्या है? प्रोडक्ट है। तो याद रहेगी, तो एकदम इजी है ना। नेगेटिव पावर मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी?
उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम. सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि अगर कभी गलती से रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाए तो कैसे भी करके उसको लोमा, लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑफलाइन लेक्चर में मैं ऐसे बोलता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके उसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करके मेन इक्वेशन में पुट करना है. दैट्स इट. और कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस बोर्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, complex reactions, reaction intermediate and rate determining step. It is the slowest step. ठीक है ना. रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट लॉ डिपेंड्स ऑन डैश ऑन RDS. इट डिपेंड्स ऑन RDS. मतलब रेट लॉ जो है वो किसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसके ऊपर से डिसाइड की जाती है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिसाइड की जाती है. और अगर इनके सब कुछ अलाउड है, कौन आ जाए, अगर इंटरमीडिएट आ जाए तो हमको उसको क्या करना है, रिमूव करना है. और इट इज एलिमिनेटेड यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आपको वर्कशीट्स में भी होंगे, आपको जो क्लास में से मिला होगा उसमें PDF के फॉर्म में भी आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स का फोटो लो, फिर हम स्टार्ट करें कोलिजन थ्योरी. Okay students, so the next topic is collision theory, very very important for dash reaction, bimolecular reaction. So bimolecular reactions are those reactions in which the molecularity of the reaction is 2. ठीक है. molecularity क्या होगा, 2 होगा. Now suppose say for example we have a reaction A plus BC gives AB plus C gives what, AB plus C. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, AB प्लस C हो गया. तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंटरमीडिएट बनेगा, और वो इंटरमीडिएट कौन है, ABC. तो कैन वी से दैट दीज आर व्हाट, माय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये क्या है, प्रोडक्ट. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये एक बायमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल A है और सेकंड मॉलिक्यूल क्या है, B है. दोनों कोलाइड होंगे. कोलिजन थ्योरी में बेटा बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा. सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट पार्ट बिकॉज वो हमने बोर्ड्स में डिटेल में डिस्कस किया है. यहाँ पे मेन हमको सिनॉप्सिस पार्ट डिस्कस करना है. तो स्टूडेंट्स इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सबसे पहली बात तो अज्यूम दैट दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री. सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, विल बी K into A⁻1 BC⁻1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका मेन रेट लॉ होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स. रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर है ना. रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन फ्रैक्शन ऑफ कोलिजंस. इट विल डिपेंड ऑन फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन with sufficient energy of activation. So fraction of collision with sufficient energy of activation is denoted by F. So what is this F? F stands for fraction of collision with sufficient energy of activation, and it depends on, or it is given by the formula E⁻ Remember this. This is very very important. So what is F stands for? It stands for fraction of collision with what? Sufficient energy of activation. दूसरा, it also depends upon fraction of collisions with proper orientation. ये सब मैंने बोर्ड्स में सिखाया है, बट फॉर्मूला डिराइव करवाओ. प्रॉपर क्या बच्चों, ओरिएंटेशन. It depends upon fraction of collision with proper orientation, which is denoted by P. Third, it also depends upon collision frequency and concentration. So basically it depends upon many factors. Collision frequency and concentration. Second, fraction of collision with proper orientation. Third is fraction of collision with sufficient energy of activation. So if I say rate of reaction is equals to, क्या क्या होगा बच्चों, सबसे पहली बात तो F होगा इंटू P होगा इंटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग Z नाम देंगे,
and A into BC is the concentration. Correct? तो अगर मैं इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करूं, so can we say that rate is equals to FPZ concentration of A into concentration of BC. इसको अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ मेरा नया इक्वेशन क्या मिलेगा. रेट के साथ रेट कंपेयर हुआ, ए बी सी के साथ ए बी सी कंपेयर हुआ, तो के की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? यस, वेरी गुड, इट इज इक्वल टू एफ इंटू पी जेड. आया ना? नाउ अगर मैं एफ की जगह पे ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी लिखता हूँ, सो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के विल बी इक्वल टू पी जेड इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, where EA is the energy of activation, R is the gas constant, T is the temperature. Now PZ again बेटा एक constant के तौर पे हम लोग ले लेंगे इसको. So K will be equal to A into E raised to minus EA by RT. This is the Arrhenius equation. Very very important. This equation is known as Arrhenius equation, and where A stands for, where A is nothing but P into Z होता है. A क्या होता है? P into Z, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Arrhenius factor, or it is also known as pre-exponential term. Pre-exponential term, इसी को बेटा प्री एक्सपोनेंशियल टर्म भी बोलते हैं, Arrhenius factor या फिर प्री एक्सपोनेंशियल टर्म. एंड सबसे बड़ी बात ये, इसका जो यूनिट होगा एंट्रेंस में याद रखना, यूनिट ऑफ ए विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ के. जो यूनिट ए का होता है वही यूनिट के का होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसका तो कोई यूनिट होने वाला नहीं है. तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इसमें अगर ध्यान देना, अगर मैं किसी रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दूं, जस्ट इमेजिन करो, अगर मैंने किसी रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो ई अगर कम हो गया तो ई ए बाय आर टी भी कम होगा. यस, बट माइनस ई ए बाय आर टी क्या होगा? बढ़ेगा. अगर माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा तो ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी भी क्या होगा? ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी भी बढ़ेगा. अगर ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा तो डेफिनेटली के का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा. और के का वैल्यू बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज के एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो कहना है हाउ टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, how to increase rate of reaction. So next topic is ways to increase the dash rate of reaction. उसमें सबसे पहला वे decrease the energy of activation. Energy of activation को क्या कर दो? Decrease कर दो. So ways to increase the rate of reaction में सबसे पहला पॉइंट क्या है? Decrease the energy of activation. दूसरा तरीका सर क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दो. अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो what will happen to EA by RT? ई ए बाय आर टी कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा है, बट माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो गया? बढ़ जाएगा. अगर ये बढ़ रहा है, देखो ये सेम ही है, तो यहाँ तक पूरा स्टोरी क्या हो गया? सेम ही हो गया. सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अभी दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कैसे करते हैं? तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैटलिस्ट को यूज करके, ठीक है. सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाला इक्वेशन जो है हमारा, वो कौन सा इक्वेशन है? आपका अरेनियस इक्वेशन है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं, k इज इक्वल्स टू a इनटू e रेज़ टू माइनस e बाय rt, ये हमारा इक्वेशन है. दिस इज आवर इक्वेशन. अगर हम लोग लॉग ले ले दोनों साइड में, तो बोलो ln k मतलब log टू द बेस e, ln a प्लस इनटू का प्लस हो जाएगा ln e रेज़ टू माइनस e बाय rt. अगर हम लोग देखें तो ये पावर के फॉर्म में तो आगे आ जाएगा. सो दिस विल बी ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस क्या e a अपॉन क्या rt, एंड ln e 1 होता है. ln e कितना होता है? 1. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ln k इज इक्वल्स टू माइनस e a बाय r इंटू 1 अपॉन t ले ले प्लस ln a ले ले. सर इसके पीछे का रीजन, इसको हमने लिखने का तरीका चेंज किया है. दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो दिस विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो कैन वी से दैट अगर हम इसका इक्वेशन प्लॉट करें, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ
वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी। वाई एक्सिस के ऊपर विल बी प्लॉटिंग एल के, एक्स एक्सिस के ऊपर विल बी प्लॉटिंग इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली बात तो वाई इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इट विल बी डाउनवर्ड ग्राफ, ऐसा है ना। तो आप बताओ ये जो वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे कट हो रहा है दैट इज नथिंग बट ln a, एंड इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन क्या R हो जाएगा। ओके, इज इट द, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको स्लोप पूछा जाता है, अगर आपने स्लोप पूछा है तो आंसर आ जाएगा माइनस EA अपॉन R। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने log के वर्सेस 1/t प्लॉट किया है तो उधर स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303R। अब ये 2.303 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे log टू द बेस e से log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया। इज इट क्लियर? तो इसको भी मैं आगे कन्वर्ट करके बताऊंगा कैसे ये 2.303 आता है। अगर हम इधर log k कन्वर्ट करते हैं, log ln e को ln k को log टू द बेस 10 k में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर कुछ नहीं आएगा। तो फिर ये 2.303 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी 2.303 आ जाएगा, इसका और इसका 2.303 हट जाएगा। तो नेक्स्ट बोर्ड पे समझेंगे, बट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्लोप बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है जेई में स्पेशली, नीट में तो जनरली इसके ऊपर कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट जेई में तो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑब्टेन्ड इज फलाना, जो भी दिया रहेगा तो आपको बोलेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो 2.303 R का वैल्यू तो पता होना चाहिए 8.314, तो अगर ये वैल्यू पता है और इधर स्लोप का वैल्यू दिया तो आप ये निकाल सकते हो आराम से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अगर हम लोग ln दैट इज log टू द बेस e को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। सो 2.303 अभी ये log k हो गया। जब आप कुछ नहीं लिखते हो log के नीचे तो वो 10 माना जाता है। e अपॉन क्या आएगा r प्लस 2.303, यहाँ पे log क्या आएगा a आएगा, करेक्ट ना स्टूडेंट्स। पूरे इक्वेशन को अगर हम 2.303 से डिवाइड करें सो मेरा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, log k इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303, यहाँ पे साथ में 1/t भी था ना, t, ठीक है। 2.303 r t प्लस क्या log क्या हो जाएगा a। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इट इज माइनस log k इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 r t प्लस क्या आएगा log a। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नाउ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जो k की वैल्यू होती है इट इज अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये एक्चुअली ये चैप्टर का तो है ही है, मेन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। k इज अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर, ठीक है ना। k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किससे बढ़ेगा, टेम्परेचर से ही चेंज होता है। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से k का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स लेते हैं तो बताओ फर्स्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ k1 इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT1 प्लस log a। log ऑफ k2 विल बी इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT2 प्लस log a। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू बोलो, देखो अगर आपको नहीं समझा तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। k1 विल बी इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT1 प्लस log a, है ना। व्हाट इज log ऑफ k2, k2 विल बी इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT2 प्लस log a। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल बी log k2 माइनस log k1 व्हिच इज log ऑफ k2 बाय k1 हो गया। अभी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, e अपॉन क्या 2.303 r कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा
1 upon T1 minus 1 upon T2. So it will be T2 minus T1 upon T1 into T2. This is again very very important. Very important. तो स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन. और हाँ, इसमें एक और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे इफ वी नो रेट कांस्टेंट्स, मतलब के, if we know rate constants, that is k, at two different temperatures, we can calculate एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आपको K1 पता है, K2 पता है, T1 पता है और T2 पता है, तो आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, K2 by K1. इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, K2 by K1 को हम लोग केमिस्ट्री में टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. राइट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द increase in the rate of the reaction, when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस. जब टेम्परेचर को आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. और जो इंक्रीज होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जनरली जो वैल्यू, जनरली TC रेंज बिटवीन 2 to 3, 2 या 3 के बीच में लाई करता है. मतलब या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, या 2.15 टाइम्स हो जाएगा, 2.25 टाइम्स हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स कितना? 3 टाइम्स. इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एंड इट इज नथिंग बट व्हाट? K2 by K1. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नथिंग बट K2 by K1. इंक्रीज इन द रेट का आर्बिट्रेट है, इंक्रीज इन रेट इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं बोला है तो 2 टाइम्स मान के चलेंगे, डेल्टा T by 10. डेल्टा T by 10. डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय 10 करोगे. तो स्टूडेंट्स ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन. इसी का हम लोग ने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है. अभी अगर हम बात करें इसी के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक की, तो ध्यान देना. कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? सर कैटलिस्ट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा, 4 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा. कैटलिस्ट जो होता है जनरली, कुछ नहीं बोला तो हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मान के चलेंगे. कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. कैसे इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है. इट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ फॉर द सेम रिएक्शन. provides a new path for same reaction के लिए नया path provide करता है. It provides a new path for the same reaction, और वो rate of reaction को क्या करता है? बढ़ा देता है by decreasing the energy of activation. अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे हम, डायग्रामेटिकली, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक बहुत अच्छा वाला, कि कैटलिस्ट से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कितना डिक्रीज आ सकता है. तो ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का था. समझो ये क्या था? रिएक्टेंट था, और ये क्या था? प्रोडक्ट था, है ना. दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के बिना. ठीक है. लेकिन जब आप कैटलिस्ट को यूज करते हो, विदाउट कैटलिस्ट जो है बच्चों, दिस विल बी कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना. दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, है ना. लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो इट विल प्रोवाइड अ न्यू पाथ फॉर द सेम रिएक्शन विद लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ये मैंने बोर्ड्स में भी सीखा है ऐसा. सो दिस इज विद कैटलिस्ट, यूजिंग कैटलिस्ट, है ना. तो अभी आप बताओ, इसमें जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम हो गया कि बढ़ गया? तो
कम हो गया ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट जो है वो डिक्रीज करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंड हेंस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज कोलिजन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसमें एक चीज याद रखना, मैंने जो आपको पहले लिखा चुका हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, temperature coefficient is the increase in the rate of the reaction when temperature is increased by dash degree celsius 10 degree celsius, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो T1 को 25 लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, और T2 को 35 डिग्री सेल्सियस लेना है। डिफरेंस कितने का है, 10 का, क्योंकि स्टार्टिंग तो रूम टेम्परेचर से करेंगे। इसमें अंदर टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग K2/K1 भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करता है। तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन टेक द वैल्यू एज 2। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर और कैटलिस्ट तक का कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं बोर्ड से भी कनेक्टेड था। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज वहां पे मैं पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, उनके अंदर परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और थोड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को ये अच्छे से रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।